रिलायंस इंडस्ट्रीज नाम तो सुना ही होगा। आखिरकार ये भारत की सबसे बड़ी कंपनी जो है। पर क्या उस इंसान की कहानी जानते हैं जिसने इसे बनाया? एक ऐसी कहानी जो सच में किसी बॉलीवुड फिल्म की स्क्रिप्ट लगती है। फर्श से अर्श तक पहुंचने का एक ऐसा सफर जिस पर यकीन करना मुश्किल है। जरा सोचिए, हर एक मिनट में ये कंपनी लगभग 2 करोड़ रुपए कमाती है। जी हां, हर एक मिनट। मतलब जब तक हम ये बात कर रहे हैं, रिलायंस ने करोड़ों कमा लिए होंगे। है ना, दिमाग चकरा देने वाला आंकड़ा। तो सवाल ये है कि ये सब हुआ कैसे? मतलब एक कंपनी इतनी इतनी बड़ी कैसे बन गई? इसका जवाब छिपा है एक आदमी की कहानी में, इसके फाउंडर की कहानी में। इसका जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला है। इस विशाल साम्राज्य की नींव पता है कहाँ रखी गई थी? एक पेट्रोल पंप पर। जी हां, इसके फाउंडर धीरूभाई अंबानी ने अपना करियर एक पेट्रोल पंप अटेंडेंट के तौर पर शुरू किया था। चलिए इस जबरदस्त सफर को शुरू से जानते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है भारत से दूर यमन के एक पोर्ट सिटी अदन से। एक ऐसी जगह जहां बहुत हलचल थी और जहां एक जवान लड़के ने अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। धीरूभाई की शुरुआत बहुत ही मामूली थी। गुजरात का एक छोटा सा गांव, एक स्कूल टीचर का परिवार। घर में गरीबी थी, लेकिन आंखों में बड़े बड़े सपने थे। और बस उन्हीं सपनों का पीछा करते हुए सिर्फ 16 साल की उम्र में बिना किसी पैसे या पहचान के वो अदन पहुंच गए। वहां उन्हें एक ट्रेडिंग फर्म में एक क्लर्क की छोटी मोटी नौकरी मिल गई। अब सवाल ये है कि एक क्लर्क कैसे अपनी पहली बड़ी कमाई करता है? यहीं पर धीरूभाई की असली खासियत सामने आती है। वो उन मौकों को देख लेते थे जहां किसी और की नजर ही नहीं जाती थी। उन्होंने एक बड़ी अजीब सी चीज नोटिस की। जो यमनी रियाल के सिक्के थे, उनमें लगी चांदी की कीमत सिक्के की अपनी कीमत से ज्यादा थी। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने बस सिक्के खरीदे, उन्हें पिघलाया और उस चांदी को लंदन में बेचकर मोटा मुनाफा कमाया। जब तक वहां की सरकार को यह बात समझ में आई, धीरूभाई अपना पहला बड़ा दांव खेल चुके थे। तो अदन में पैसा कमाने के बाद धीरूभाई वापस भारत आ गए। लेकिन यहां का माहौल, यहां के हालात बिल्कुल अलग थे। ये दौर था लाइसेंस राज का। एक ऐसा सिस्टम जहां बिजनेस करना लोहे के चने चबाने जैसा था। लाइसेंस राज का मतलब था कि सरकार की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता था। आपको बिजनेस शुरू करना है, लाइसेंस लाओ। सामान इंपोर्ट करना है, लाइसेंस लाओ। मतलब हर कदम पर लाल फीताशाही और परमिट का एक ऐसा जाल था जो ज्यादातर बिजनेस को शुरू होने से पहले ही खत्म कर देता था। लेकिन धीरूभाई ने इस सिस्टम से लड़ने की जगह इसे ही अपना हथियार बना लिया। उन्होंने कमाल का जुगाड़ निकाला। वो उन एक्सपोर्टर्स से उनके बचे हुए इंपोर्ट लाइसेंस खरीद लेते थे जिनका वो इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। और इसी एक स्मार्ट मूव से उन्होंने सिंथेटिक धागों के इंपोर्ट पर लगभग अपनी मोनोपोली बना ली। जो दूसरों के लिए रुकावट थी, वो धीरूभाई के लिए सोने की खान बन गई। लेकिन धीरूभाई का ये जो रिस्क लेने वाला अंदाज था ना, वो उनके पार्टनर चंपकलाल दमानी को बिल्कुल रास नहीं आया। धीरूभाई को लग रहा था कि कीमतें बढ़ेंगी, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा माल स्टॉक करना चाहते थे। लेकिन दमानी घबरा गए। उन्हें लगा ये तो बहुत बड़ा जुआ है। और बस इसी सोच के फर्क ने दोनों की राहें अलग कर दी। अब अकेले सफर पर धीरूभाई ने एक और बड़ा सपना देखा। वो अब सिर्फ एक ट्रेडर नहीं रहना चाहते थे, वो कुछ बनाना चाहते थे, अपना खुद का एक ब्रांड। और यहीं से जन्म हुआ विमल का। ओनली विमल सिर्फ एक कपड़े का ब्रांड नहीं था, ये अपने आप में एक मार्केटिंग रेवोल्यूशन था। सोचिए, उस जमाने में एडवर्टाइजिंग पर सालाना 1 करोड़ रुपए का बजट, ये किसी ने सुना भी नहीं था। उन्होंने पूरे देश में 400 दुकानों का एक फ्रेंचाइजी नेटवर्क खड़ा कर दिया। नतीजा, देखते ही देखते विमल घर घर में पहचाना जाने लगा और रिलायंस भारत की सबसे बड़ी टेक्सटाइल कंपनी बन गई। और फिर 1977 में धीरूभाई ने एक और धमाका किया, ऐसा जो पहले किसी ने नहीं किया था। उन्होंने रिलायंस को आम लोगों के लिए खोल दिया, अपना आईपीओ लेकर आए और लोगों ने उन पर ऐसा भरोसा दिखाया कि आईपीओ 7 गुना ज्यादा सब्सक्राइब हुआ। ये पहली बार था जब भारत का मिडिल क्लास शेयर बाजार में पैसा लगा रहा था और सच में पैसा बना भी रहा था। लेकिन जाहिर है, जब आप इतनी तेजी से ऊपर चढ़ते हैं तो कुछ दुश्मन भी बनते हैं। 1982 में कलकत्ता के कुछ बड़े स्टॉक ब्रोकर्स, जिन्हें बियर कार्टेल कहा जाता था, उन्होंने रिलायंस को बर्बाद करने की ठान ली। उनका प्लान सिंपल था, रिलायंस के लाखों शेयर बेचो, मतलब शॉर्ट सेल करो, ताकि स्टॉक की कीमत धड़ाम से नीचे गिर जाए और फिर जब वो सस्ता हो जाए तो उसे वापस खरीदकर प्रॉफिट कमा लो। लेकिन धीरूभाई भी कच्ची गोलियां नहीं खेले थे। जैसे ही बियर कार्टेल ने शेयर बेचना शुरू किया, कुछ रहस्यमयी खरीदार, उन्होंने एक एक शेयर खरीद लिया। नतीजा ये हुआ कि स्टॉक गिरने की बजाय
आसमान छू गया, बियर कार्टेल बर्बाद हो गया और धीरू भाई छोटे इन्वेस्टर्स के लिए मसीहा बन गए। अब धीरू भाई की नजरें सिर्फ कपड़ों पर नहीं थीं। उनका सपना बहुत बहुत बड़ा था। वो एक पूरा एम्पायर खड़ा करना चाहते थे, और जैसा कि होता है, एक साम्राज्य बनाने की कीमत भी चुकानी पड़ती है और लड़ाइयां भी लड़नी पड़ती हैं। उनका सबसे बड़ा सपना था जिसे कहते हैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन। अब इसका मतलब क्या है? आसान भाषा में वो पूरी चेन को कंट्रोल करना चाहते थे। मतलब जमीन से कच्चा तेल निकालने से लेकर उसे रिफाइन करने, फिर उससे पेट्रोकेमिकल और पॉलिएस्टर धागे बनाने और आखिर में उससे कपड़ा बनाने तक सब कुछ रिलायंस के कंट्रोल में हो। इस सपने के रास्ते में उनका सबसे बड़ा कांटा थे बॉम्बे डाइंग के नुस्ली वाडिया, और दोनों के बीच जो जंग हुई वो भारतीय कॉरपोरेट इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाइयों में से एक मानी जाती है। ऐसे आरोप लगे कि धीरू भाई ने अपने पॉलिटिकल कनेक्शन का इस्तेमाल करके वाडिया के बिजनेस को नुकसान पहुंचाया। कभी उनका मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस अटकवा दिया, तो कभी उनके इंपोर्ट किए हुए सामान को कस्टम्स पर रुकवा दिया। यहां तक कि मीडिया में भी एक नेगेटिव कैंपेन चलाने के आरोप लगे। ये जो लगातार जंग चल रही थी, उसका असर उनकी सेहत पर पड़ा। 1986 में इसी लड़ाई के बीच धीरू भाई को एक जबरदस्त स्ट्रोक आया, जिससे उनके शरीर का एक हिस्सा पैरालाइज्ड हो गया। सबको लगा बस अब धीरू भाई का सफर खत्म, लेकिन वो धीरू भाई अंबानी थे। हार मानना उनकी डिक्शनरी में था ही नहीं। वो फिर से खड़े हुए, और इस बार उनका इरादा था अपने सबसे बड़े, अपने आखिरी सपने को पूरा करने का। और वो सपना था जामनगर रिफाइनरी। $6 बिलियन का एक ऐसा मेगा प्रोजेक्ट जिसे गुजरात के रेगिस्तान में खड़ा किया जाना था। लोगों को लगा ये नामुमकिन है, लेकिन अविश्वसनीय रूप से ये सिर्फ 3 साल में बनकर तैयार हो गया। और साल 2000 में जब इसने काम करना शुरू किया, तो ये धीरू भाई के जीवन भर की मेहनत का सबसे बड़ा सबूत था। उनका बैकवर्ड इंटीग्रेशन का सपना अब हकीकत बन चुका था। धीरू भाई की फिलॉसफी बहुत सीधी थी। जैसा वो खुद कहते थे, हमारे सपने बड़े होने चाहिए, हमारी महत्वाकांक्षाएं और ऊंची होनी चाहिए, हमारी प्रतिबद्धता और गहरी होनी चाहिए, और हमारे प्रयास और भी ज्यादा होने चाहिए। उन्होंने सिर्फ ये कहा नहीं, बल्कि इसे जी कर दिखाया। तो धीरूभाई अंबानी की कहानी थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। एक तरफ वो एक विजनरी थे जिन्होंने भारत के बिजनेस करने का तरीका ही बदल दिया, और दूसरी तरफ उनके तरीकों पर हमेशा सवाल भी उठते रहे। उनकी ये कहानी हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि एक एम्पायर, एक साम्राज्य खड़ा करने की असली कीमत आखिर होती क्या है।